चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था इस चैप्टर का कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ना. एज द नेम सजेस्ट है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. हमने बात की थी कि इस चैप्टर में अपन दो पार्ट में चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस नहीं है उनको इलेक्ट्रिसिटी दे करके स्पॉन्टेनियस करेंगे, यानी कि करवाएंगे रिएक्शन को. और सेकेंड पार्ट में जो रिएक्शन अपने आप हो पा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है ना, उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा होगा. हमें बस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है और फ्लो बन जाएगी. समझ रहे हैं? तो वो आपका सेकेंड पार्ट होगा. दोनों के सेल का नाम हमने देखा था, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस, और एक को बोलते हैं हम गैस. ठीक है, तो स्टार्ट अप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन से करते हैं. एक डेफिनेशन लिखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is defined as the branch of chemistry electrochemistry is defined as the branch of chemistry which deals with the relationship between which deals with the relationship between which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes, which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. Chemical changes taking place in redox reaction. Chemical changes taking place in redox reaction. That is how chemical energy. That is how chemical energy produced in a redox reaction. How chemical energy is produced in a redox reaction can be converted into electrical energy. Chemical energy produced in a redox reaction is converted into electrical energy. Is converted into electrical energy. ये कौन सा टाइप के केमिकल चेंजेस है? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस. सभी तो उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी or how electrical energy can be used to bring about how electrical energy can be used to bring about a redox reaction which is otherwise non-spontaneous. Which is otherwise non-spontaneous. Which is otherwise non-spontaneous. क्लियर है पूरा डेफिनेशन? एक्चुअली में मीनिंग तो दो लाइन में ही है, बट उसको अपन एक्सपैंड किए हैं कि इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन. उसको थोड़ा अगर एक्सपैंड करेंगे तो दो तरीके से बोल सकते हैं उसको अपन, कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और कैसे इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहे हैं फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. इधर उधर हो जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा. The three main aspect of study
the three main aspects of study, the three main aspects of study in the branch of electrochemistry are, the three main aspects of study in the branch of electrochemistry are, in the branch of electrochemistry are, first लिखेगा electrolysis, first electrolysis, electrolysis, second electrolytic conduction, पहला है electrolysis, सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक, हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना, जो आपने 10th में पूरा करंट का चैप्टर पढ़ा है, और अभी भी आप 12th में करंट पढ़ोगे ना, रजिस्टर वो सब करंट फ्लो करवाते हो, केवीएल केसीएल, वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है. मेटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, बट अवर इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल का रेजिस्टेंस होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, भले कम होता है ना. तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रोलाइट का भी एक रेजिस्टेंस होता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप रेजिस्टिविटी पढ़ते थे ना फिजिक्स में, पढ़े कि नहीं, करंट में रेजिस्टिविटी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, याद है ये? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, उस पर डिपेंड करता था ना करंट, कि जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा. ये पढ़ते थे अपन, पर वो वायर की बात करते थे. यहां हमारा कंडक्शन कौन कर रहा है? एक लिक्विड. तो लिक्विड को किसी ना किसी सेल में भर रहे हैं ना अपन. आपके पेंसिल सेल के अंदर क्या है? लिक्विड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है. तो अब वो सेल का लेंथ और सेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे, समझ रहे हैं? और वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए अपन रो लगाते थे, दैट वाज रेजिस्टिविटी. तो यहां भी वो रो आएगा, मतलब रेजिस्टिविटी आएगा, बस सिंबल्स चेंज हो जाएंगे थोड़े से. वहां हम सिंबल्स रो के लिए वो प्रॉपर रो वाला सिंबल यूज करते थे रेजिस्टिविटी के लिए, यहां हम अलग सिंबल यूज करेंगे रेजिस्टिविटी के लिए. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए पढ़ी है, मेटल्स के लिए पढ़ी है, वो सभी चीजें अपन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि कंडक्टर्स तो दोनों ही है ना, तो प्रॉपर्टी से दोनों की सेम होगी, बस फिजिकल अपीयरेंस अलग है. एक मेटल है, सॉलिड है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड है. क्लियर? ठीक है, तो वही आपका लिखा है आपने, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है. ठीक है, एंड थर्ड लिखेंगे, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑब्लिक करके गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम है उसका, या फिर एक और नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल. दोनों नाम बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल. तो यही तीनों चीजें अपन को पढ़नी है इसमें एक एक करके. ठीक है, तो सबसे पहला हेड डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, मेन हेडिंग रहेगा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. तो एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना है. ब्रेक मतलब केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन बोलते हैं. डिकम्पोज करना है, किसको करना है? इलेक्ट्रोलाइट को करना है. जैसे आपने NaCl ले लिया, आप NaCl को Na और Cl2 में सेपरेट आउट कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. आप ऐसे नहीं कर सकते ना NaCl को सेपरेट आउट. हम पढ़ते थे क्लास 9th में कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मींस, नहीं? जैसे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे मेथड्स हम पढ़ते थे 9th क्लास में. ये सब किसके सेपरेशन मेथड्स थे? मिक्सचर्स के, समझ रहे हैं? पर अगर आपको कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में ब्रेक करना है तो आप सिंपली फिजिकल मींस से नहीं कर सकते. यू हैव टू अप्लाई सम केमिकल मेथड्स, एंड वन ऑफ दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस. तो आप NaCl को Na और Cl2 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस करके, उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पास करा के वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने एलिमेंट्स. ठीक है, बट उसके लिए आपको NaCl को एक पर्टिकुलर स्टेट में लेना पड़ेगा, आइदर इन द एक्वस फॉर्म और इन द फ्यूज्ड स्टेट, यानी मॉल्टन फॉर्म. फ्यूजन होता है ना, मेल्टिंग का एक और नाम क्या होता है? फ्यूजन. आइदर यू हैव टू टेक इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्यूज्ड फॉर्म, मॉल्टन फॉर्म में लेना पड़ेगा, या फिर एक्वस फॉर्म में. इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है. लिक्विड है ना भाई, तो लिक्विड या तो अपने एक्वस फॉर्म में होगा या तो अपने मॉल्टन फॉर्म में होगा. और क्या होता है लिक्विड? हम पढ़ते थे ना कि
10th क्लास में कि रिएक्शन के ब्रैकेट में हम, रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट के ब्रैकेट में हम एल, एस, जी या एक्यू लिखते हैं, आया ना? तो एस तो सॉलिड हो गया, जी आपका गैस हो गया, वो एल क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज का मोल्टन फॉर्म, और एक्यू क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज का एक्वस सॉल्यूशन। तो हमको यही दो चीजों को लेकर के इलेक्ट्रोलाइट बनाना है। यू विल टेक आइदर NaCl इन द फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज मतलब मोल्टन फॉर्म, या फिर NaCl को हम एक्वस फॉर्म में लेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे दो रॉड को डिप करके, एनोड कैथोड। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, डिफाइन करना इलेक्ट्रोलिसिस को। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी, इलेक्ट्रोलिसिस हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस इट मे बी डिफाइंड एज, ये चैप्टर का नाम तो लिख दो, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ decomposition of decomposition of decomposition of an electrolyte, decomposition of an electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity, by the passage of electricity through its aqueous solution, by the passage of electricity, वो electricity अपन दे कहाँ रहे हैं? In its aqueous solution या उसके molten form में, through the passage of electricity, sorry, by the passage of electricity through its aqueous solutions, aqueous solution or molten state, और molten state, molten के ब्रैकेट में फ्यूज्ड भी लिखना, फ्यूज्ड लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं है कि फ्यूज्ड क्या होता है। फ्यूज्ड एंड मोल्टन आर सेम थिंग ना, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं ना, मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, तो थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन यानी कि फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, द apparatus used is called, the apparatus used is called, the apparatus used is called electrolytic cell, the apparatus used is called electrolytic cell, which consists of a, which consists of a glass vessel, which consists of a glass vessel, which consists of a glass vessel in which electrolyte, in which electrolyte is taken, in which electrolyte is taken। अब बार बार नहीं लिख रहे कि इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा, आइदर एक्वस या मोल्टन। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, फुल स्टॉप। टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड, टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड, टू metal rods are dipped into it, two metal rods are dipped into it and are connected to a source of electricity, and are connected to a source of electricity, and are connected to the source of electricity. First up, these rods are called electrodes. These rods are called electrodes. These rods are called electrodes. First up, the one connected to negative pole of the battery, the one connected to negative pole of the battery, the one connected to negative pole of the battery, क्या बोलते हैं इसको? कैथोड। तभी तो कैथोड में कैटायन आएंगे ना। ठीक है, हाँ,
is called cathode. The one connected to the negative pole of the battery is called cathode, and the other connected to positive pole of the battery is called anode. And the other connected to positive end of the battery, a positive pole of the battery, is called anode. Is called anode. ठीक है, एक सबंड डालना, इसका मैकेनिज्म अंदर हो क्या रहा है समझते हैं. मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म. मैकेनिज्म इसमें लिखिएगा. Electrolysis can be explained on the basis of electrolysis can be explained on the basis of electrolysis can be explained on the basis of ionization theory. Ionization theory. Ionization theory, comma, according to this, full stop डाल के लिख लो, according to this, comma, whenever an electrolyte इलेक्ट्रोलाइट के और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट. और जैसे मैंने आपको एक NaCl एग्जांपल बताया ना कि NaCl का सॉल्ट का सॉल्यूशन एक्वस वाला या मोल्टन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट होंगे. उसके अलावा और किसको बना सकते हो आप इलेक्ट्रोलाइट. एसिड बोल दो, एंड बेस एंड सॉल्ट. एसिड बेस सॉल्ट पढ़े ना अपन, उन तीनों को ही हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं. अगर अपन नहीं पढ़ते थे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, उनका डेफिनेशन क्या होता था. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड. जल्दी नहीं, ज्यादा बोलो, है ना, कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. यानी कि फॉर एग्जांपल HCl है मेरे पास, HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यानी कि अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिया होगा HCl का, तो लगभग पूरे के पूरे 10 मॉलिक्यूल ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव बनेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. Am I clear? बट वही एक एसिड हमारा होता था CH3COOH, ये भी डिसोसिएट होगा CH3COO नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस में. बट अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए तो हो सकता है उसमें एक या दो ही ऐसे आयनाइज हो, बाकी 8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह जाएंगे. और एसिडिक कैरेक्टर तो तभी आएगा ना जब H पॉजिटिव लिबरेट करेगा. एक एसिड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव. और अगर एसिटिक एसिड बोलेगा कि मैं अपना H पॉजिटिव लिबरेट ही नहीं करूंगा, तो H पॉजिटिव तो बहुत कम हो जाएगा ना, तो उस टाइप के एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं. तो एसिड्स या बेस दोनों के वीक और स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन सेम है. दोज व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, मतलब पार्शियली डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स या वीक बेसिस. समझ रहे हैं ना. ठीक, वही स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वही वीक एसिड्स और बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस. जैसे आप बोलते हो कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स पे. कि एक मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो नहीं कंडक्ट कर पा रहा है. तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स. और वही इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयंस. समझ रहे हैं. तो आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. तो सब समझ में आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उनमें डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है. मोर एंड मोर आयंस आर क्रिएटेड, सो मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो. क्लियर है. ठीक, ओके.
क्या लिखे? whenever an electrolyte is dissolved in water, whenever an electrolyte is dissolved in water or is taken in molten state, or is taken in molten state, or is taken in molten state, comma, the electrolyte dissociates to produce, the electrolyte dissociates to produce, the electrolyte dissociates to produce positively and negatively charged ions. Positively and negatively charged ions. Full stop. On passing electric current, ये तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, पर अब वो जाएंगे कैसे? जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे. On passing electric current, the positively charged ions, the positively charged ions move towards the positively charged ions move towards the, क्या लिखेंगे आगे? कैथोड ना भाई, पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव के पास जाएंगे ना. हमारी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड. और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड. तो कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. तभी तो कैटायन नाम पड़ा ना उनका. लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया ना कि इनको कैट यहां से मिला, कैथोड से. ठीक है. हाँ, द कैथोड मूव टुवर्ड्स द कैथोड and hence are called cations. Move towards the cathode and hence are called cations. Whereas करके नेगेटिव के बारे में लिख लो जल्दी से. Whereas, कंप्लीट द सेंटेंस. जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा है आपने, कंप्लीट करो सेंटेंस पूरा नेगेटिवली चार्ज के लिए. Whereas, क्या लिखोगे? नेगेटिवली चार्ज्ड ions move towards the anode and hence are called anions. Anions. समझ रहे हैं क्या? ये क्लियर है यहां तक जो लिखा है अपन ने? समझ के लिखो जो लिख रहे हो ना. ये थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना. ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी है इसमें. ठीक है, बट ये शुरू का पार्ट थ्योरी है. इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को मॉल्टन या फ्यूज स्टेट में लेते हो और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, अब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, negative ions will move towards positive electrode, anion, and positive ions will move towards negative electrode, cation. ठीक है, राइट. यहां तक ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ये आयंस यहां पहुंचते हैं ना, यहां बना देते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो इसमें बना देते हैं नेगेटिव आयंस, यानी कि एन आयंस यहां पहुंचे, इन्होंने घेर लिया इसको आके, और सेम पॉजिटिव आयंस ने यहां आके इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को घेर लिया. तो दीज आर एनायंस एंड दीज आर कैटायंस. ठीक है. अब पहुंच तो गए, पर करेंगे क्या जाके? तो उनका काम क्या होता है? वहां जाकर ना वो डिस्चार्ज होते हैं. क्या होते हैं? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज को हटा देना. जैसे अभी वो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज खोना चाहेगा. होएगा तो हो गया ना डिस्चार्ज. अब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो अब बन गया वो डिस्चार्ज. और नेगेटिव आयन भी अपना चार्ज खोना चाहेगा आके. यानी कि वो दोनों क्या बनना चाहेंगे? न्यूट्रल. क्या बनना चाहेंगे? दोनों न्यूट्रल. तो दोनों को न्यूट्रल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग सोच के मुझे बताना कि अगर एक कैटायन है, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम आयन कैटायन है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोराइड आयन. ये पहुंचेगा कैथोड के पास, ये पहुंचा है एनोड के पास. अब ये ऐसा क्या करे
जिससे ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज लूज कर जाए। इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन, आप अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे सोचो कि ये Na पॉजिटिव बना कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैसे, क्योंकि हमको पता ना कि Na क्या होता है, उसका अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9-10 में पढ़ते हैं ना कि 11 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,1 होता है। तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है और उसको चार्ज मिल जाता है Na पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव बनने के लिए लूज किया है, तो वापस न्यूट्रल बनने के लिए गेन करना पड़ेगा। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, कहां जा रहा है, वो कैथोड के पास जा रहा है, तो कैथोड के पास जाकर के वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Na, न्यूट्रल बन गया वो। तो यहां पे आपको Na चिपका हुआ मिलेगा, चिपकता जाएगा जाके Na, ठीक है। अब दूसरी ओर क्या होगा, ये क्लोराइड आयन पहुंचेगा वहां पे। अब ये क्लोराइड आयन कैसे बना होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, एक गेन करके तो बनाइए, तो जब अगर उसको वापस से Cl बनना है तो वो लूज करेगा। आप समझ रहे हो ना, Na ने Na पॉजिटिव बनने के लिए लूज किया था, तो वापस Na प्लस से Na बनने के लिए गेन करना पड़ेगा, है ना। और Cl नेगेटिव ने Cl नेगेटिव बनने के लिए गेन किया था, तो अब वापस Cl बनने के लिए उसको लूज करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन, या आप उसको वहां पे भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में भी एक ही चीज है ना, आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बोथ आर सेम थिंग, समझ रहे हो ना। तो लॉस दिखा रहे हैं इसलिए अपन प्रोडक्ट साइड में लिख दो, ज्यादा अच्छा है, और गेन दिखा रहे हो तो आप रिएक्टेंट साइड में लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नहीं इलेक्ट्रोलिसिस तो पूरे प्रोसेस का नाम हो गया, मैं इन रिएक्शंस का नाम पूछ रहा हूँ। रिडॉक्स तो दोनों मिला के हो गया, इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, हाँ गेन हो रहा है, वो तो मैं बोल चुका हूँ, उसका नाम बताओ ना। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, सोच लो भाई एक बार, कितने लोग रिडक्शन बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं, चलो तो हाथ उठा दो ना भाई। सिर्फ अनन्या बोल रही रिडक्शन पहला वाला, बाकी सब ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, दो लोग बोल रहे हैं रिडक्शन, और कोई, पहला रिडक्शन है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अरे मैं अपन बोलते ना कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन होता है, मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, उल्टा होता है ना, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों रेड्यूसिंग एजेंट है, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, पर इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो इनका तो रिडक्शन हो गया, तो मैंने इनको रिडक्शन करने में हेल्प किया ना, रेड्यूस होने में हेल्प किया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, रेड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट। आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो कि इन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया ताकि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, ये खुद रेड्यूस हुई है, बट इन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉन छीना ताकि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीडेशन में हेल्प करी है। तो अपन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, उल्टा होता है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन उल्टा है, इसलिए जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अल्टीमेटली रेड्यूसिंग एजेंट्स बन जाते हैं, और जिनका रिडक्शन हो रहा है वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो रहा है ना रिडॉक्स, दोनों एक साथ ही हो रहा है, एक ही बीकर के अंदर हो रहा है। इस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जहां एक ही बीकर के अंदर दोनों हो रहा है। क्या दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। आप दोनों प्रोसेस को ऐड करोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा, इसने लूज किया, उसने उसको गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कभी दिखाता है क्या रिएक्शन में, क्योंकि वो एक कोई स्पीशीज लूज करता है तो कोई दूसरा स्पीशीज उसको गेन कर लेता है, तो अल्टीमेटली लास्ट में हमें रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, क्योंकि वो इस तरीके से यहां से लूज हुए और यहां गेन होकर खत्म हो गए। क्लियर, तो ये दोनों प्रोसेस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म AOCR का मतलब होता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। देखो एनोड कौन सा अपना ये है ना, इसमें कौन गया था, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो एनोड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, समझे क्या। कैथोड कौन सा है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कौन आया इसके पास, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, AOCR, याद रखना ये चीज, क्योंकि यही चीज आपको ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी काम आएगी, कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव चिपकता गया, यहाँ Cl
बनता गया। पर ये Cl क्या होता है ना, Cl हमेशा Cl के फॉर्म में नहीं होता, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, Cl2। तो एक और Cl ऐसा ही मिलेगा इसके साथ, और क्या बना लेंगे दोनों, Cl2 गैस। तो आपको यहां से Cl2 गैस निकलती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यहां हमने क्या लिया है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, ये समझ लो ये क्या है, मोल्टन NaCl। क्या है ये, मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। तभी तो ये बना ना, Na और Cl कहां से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया, यानी कि हमने उसको मोल्टन फॉर्म में लिया है। मोल्टन इसलिए बोल रहा हूं, एक्वस क्यों नहीं, क्योंकि एक्वस होता है ना तो दो आयंस और बनते। कौन से दो आयंस, H पॉजिटिव ऑफ वाटर, OH नेगेटिव ऑफ वाटर। तब ये भी भागते ना एनोड कैथोड की तरफ। फ्यूज्ड स्टेट में सिर्फ उसी कंपाउंड के आयंस होंगे, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बट अगर आपने एक्वस स्टेट ले लिया तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव भी तो आ जाएगा, तब रेस लगेगी इसके बीच में, दोनों पॉजिटिव के बीच में रेस लगेगी कि हम यहां भागेंगे कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ, और दोनों नेगेटिव के बीच में रेस लगेगी कि हम भागेंगे, पर जाके डिस्चार्ज कोई एक ही हो पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तो सिंपल था कि फ्यूज्ड फॉर्म में है, पानी का कोई है, पानी तो है ही नहीं, तो कहां से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा। सिंपली हमारे पास Na पॉजिटिव था, तो Na पॉजिटिव से कोई कंपटीशन ही नहीं था, आराम से धीरे धीरे चल के जा रहा है वो, लेकिन कोई है ही नहीं। यहाँ पहुंच गया और आराम से जाके क्या कर दिया उसने, रेड्यूस हो गया, गेन किया ना इलेक्ट्रॉन उसने, जाकर के वो रेड्यूस हो गया। सेम हैपेंस विद Cl नेगेटिव, उसके साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि फ्यूज्ड फॉर्म में है, उसके अलावा कोई एनायन ही नहीं है, अकेला उसी का राज है। वो धीरे धीरे गया पॉजिटिव कैथोड के एनोड के पास, और वहां जाकर के ऑक्सीडाइज होकर Cl बन गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिना पास किए पानी के अंदर आयंस में तो डिसोसिएट हो जाते हैं। आप जैसे ही नमक को पानी में घोलोगे तो नमक अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है, जैसे आप एसिड को पानी में डालोगे, एसिड अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है, बट वो डिस्चार्ज कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, आप स्विच को ऑन करोगे तब। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते, कहां तक लिखा आपने, आर कॉल्ड एनायंस, यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, on reaching their respective electrodes, अपने अपने इलेक्ट्रोड में पहुंचने के बाद अब वो क्या करने वाले हैं, वो अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने वाले हैं, अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने वाले हैं, डिस्चार्ज होने वाले हैं। ठीक है, हाँ। ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, आयन लूज देयर चार्ज, आयंस लूज देयर चार्ज, ब्रैकेट में डिस्चार्ज लिख लो। लूज देयर चार्ज को आप डिस्चार्ज भी बोल सकते हो। आयंस लूज देयर चार्ज, ब्रैकेट में डिस्चार्ज, एंड बिकम न्यूट्रल स्पीशीज, एंड बिकम न्यूट्रल स्पीशीज, एंड बिकम न्यूट्रल स्पीशीज। तो दोनों का लिखते हैं कि कैटायन क्या करेगा, कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल बनेगा, और एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल बनेगा। तो उसके लिए भी एक लाइन लिखते हैं, नीचे लिखना, द कैटायंस, द कैटायंस, द कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, द कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, द कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, फ्रॉम द कैथोड to become neutral, to become neutral, to become neutral, whereas अब एनायन के लिए आप लोग लाइन लिखो, क्या लिखोगे, whereas the anions क्या, लूज या फिर गिव भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट किया यहां पे उसने गिव, डोनेट है ना, गिव इलेक्ट्रॉन्स किसको, टू दी एनोड, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू दी एनोड टू बिकम न्यूट्रल, टू बिकम न्यूट्रल। Thus
दस हो क्या क्या रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? एनोड में। किसमें रिडक्शन हो रहा है? कैथोड में। दस ऑक्सीडेशन occurs at the anode. Thus oxidation occurs at the anode while, complete the sentence. Correct, complete. While reduction occurs या take place at cathode. ठीक है, यही है पूरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी अपन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्लास 8 में भी पढ़ते थे ना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसमें चैप्टर का नाम होता था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये केमिकल इफेक्ट ही तो है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, और एक और बता दो, 10th में पढ़े थे आप, किसी ने बोला कुछ? मैग्नेटिक इफेक्ट। अरे करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट नहीं बोलते थे क्या? हाँ, तो करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। आप करंट से केमिकल चेंजेस ला सकते हो, आप करंट से हीट जनरेट कर सकते हो, आप करंट से मैग्नेट बना सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, जिसमें आप करंट फ्लो करा दो तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाता है। करंट बंद करोगे तो वो मैग्नेटिज्म अपना लूज कर देगा। समझ रहे? तो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ओके। हाँ, ये डायग्राम, इसी प्रोसेस, इसी मैकेनिज्म की वजह से डायग्राम बनाना। नो नीड टू राइट दीज रिएक्शंस, है ना, सिर्फ अभी डायग्राम बनाओ। रिएक्शन अपना अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद अपन रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये नीचे का आजू बाजू कुछ मत बनाना, सिर्फ डायग्राम बना लो। और ये अगर चाहो तो लिखना हो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ तो बोला। तो मैं याद दिला दिया सब। चलिए। हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे नीचे। When the electrolysis of an electrolyte, when the electrolysis of an electrolyte, when the electrolysis of an electrolyte is carried out in the molten state, is carried out in the molten state,
when the electrolysis of an electrolyte is carried out in molten state, the products are the products are the products are the substances obtained from the products are the substances obtained from the ions of the electrolyte. Substances obtained from the ions of the electrolyte. Substances obtained from the ions of electrolyte. ये लाइन समझ में क्या लिखा हमने कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में लेते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब्सटेंसेस कैथोड एनोड में वही मिलेंगे जो आयंस निकल रहे होंगे। जैसे आपको यहाँ पे क्या मिला, एनोड में और कैथोड में सोडियम मिला और एनोड में क्या मिला आपको, क्लोरीन गैस मिली। तो ये दोनों तो डिसोसिएट हुए थे ना, जब NaCl अपने आयनाइज या डिसोसिएट हुआ था तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ था, तो यही दोनों मिला आपको। ये तब का केस था जब आपने मोल्टन लिया, बट ऐसा केस एक्वस में नहीं होगा। अभी जो आपको बता रहा था ना कि रेस होगी उनके बीच में, तब दो कैटायन हो जाएंगे और दो एनायन हो जाएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि Na पॉजिटिव ही जाएगा और डिसोसिएट डिस्चार्ज होकर के Na बनेगा, एंड Cl नेगेटिव ही जाएगा और डिस्चार्ज होकर के Cl बनेगा। तब की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में रेस हो और H पॉजिटिव वो रेस जीत जाए, तो क्या बनेगा फिर, H2 गैस। अरे जैसे Cl से Cl बना, सॉरी Cl नेगेटिव से पहले Cl बना, अब Cl अकेले नहीं रह सकता तो Cl Cl मिलकर Cl2 बनाए। वैसे ही H पॉजिटिव जब पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बनेगा। हमें पता है अकेला H रह नहीं पाएगा, तो H और H मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको एनोड से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर आपको सोडियम चाहिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं मोल्टन फॉर्म में लूं या एक्वस, क्योंकि एक्वस फॉर्म में लिए तो हाइड्रोजन गैस मिल गई, सोडियम नहीं मिला। समझ रहे क्या। अब दूसरी तरफ जब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव की रेस लगेगी तो Cl नेगेटिव पहले पहुंच जाएगा, तो वहां क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस। तो एक तरफ से आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक तरफ से आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। समझ रहे क्या। तो अंदर क्या बच जाएगा, NaOH। ये होता है कॉस्टिक सोडा बनाने का मेथड। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें अपन ने क्या लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलता है आपको पता है, किसी को याद है, हम 10th में पढ़ते थे कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को कुछ बोलते थे, एक वर्ड में। पहला लेटर बताऊं, गेस कर पाओगे, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो। प्राइम सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसा लगा कि पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, या तो फिर आप 10th नहीं पढ़े हो, सीधा 11th में आ जाओ। ब्राइन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन NaCl के वाटर वाले सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना तो क्या मिला आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ क्लोरीन गैस, और जो दो आयन बन गए बच गए Na पॉजिटिव और मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH। NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो ये प्रोसेस का नाम होता था, नाम क्या था प्रोसेस का, पहला लेटर C है, नहीं वो तो प्रोडक्ट का नाम है। और इस प्रोसेस का नाम होता था क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्कली बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है और साथ में एल्कली, NaOH क्या है, एल्कली है, एल्कली बेस। क्या डिफरेंस है दोनों में, एल्कली बेस, हाँ बोल क्या, सारे बेस एक्वस होते हैं, नहीं एग्जैक्टली exactly. ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं ना उनको एल्कली बोलते हैं। मतलब बेस तो सारे ही हैं पर जो पानी में घुल गए वो एल्कली हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि सारे एल्कली बेसिस हैं पर सारे बेसिस एल्कली नहीं है। समझे क्या लाइन, सारे बेसिस तो एल्कली है नहीं, सारे एल्कली तो बेसिस हैं बट सारे बेसिस एल्कली नहीं, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं ना। एल्कली का डेफिनेशन ही है
कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। वो प्रोसेस का नाम पड़ता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लास 10th में एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में लास्ट टॉपिक होता था सम कॉमनली यूज सॉल्ट्स। उसमें सबसे पहले NaOH पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ते थे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बार तो मुंडी हिला दो, एक कुछ लिखते में से एक तो याद आया होगा कि हाँ हाँ पढ़े थे। ठीक है, चलो तो क्या लिख रहे हैं, ये वाला मॉल्टन वाला समझ में आ गया ना, कि अगर मॉल्टन फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आयंस निकलेंगे वही प्रोडक्ट मिलेगा। Na पॉजिटिव निकला तो Na मिला, Cl नेगेटिव निकला तो Cl2 गैस मिल गई। ठीक है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, एक्वस फॉर्म में अलग हो जाएगा केसेस। तो एक लाइन लिखना नीचे, बट द सिचुएशन इज बट सिचुएशन इज not so simple, but the situation is not so simple, but the situation is not so simple when the electrolyte is taken in aqueous form. When the electrolyte is taken in aqueous form. When the electrolyte is taken in aqueous form. उसका रीजन ये है कि aqueous form में लेने में दो आयंस और बढ़ गए। पहले सिर्फ एक ही कैटायन एक ही एनायन था, बट अब एक्वस फॉर्म में लेने से पानी के भी तो आयंस निकलेंगे, तो दो कैटायन दो एनायन हो गए। ठीक है, ओके। दिस इज बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन besides the ions of electrolyte, beside the ions of electrolyte, beside the ions of electrolyte, besides the ions of electrolyte, there are also some H positive and OH negative ions. Some H positive and OH negative ions furnished मतलब आयनाइज भी बोल सकते हो, furnished from ionization of water, furnished from ionization of water. Full stop. So when electric current is passed, अब अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो दोनों कैटायन कैथोड की तरफ भागेंगे और दोनों एनायन एनोड की तरफ भागेंगे। So when electric current is passed, both the cations, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन और एक वाटर का H पॉजिटिव, both the cations move towards anode, समझ के लिख लो क्या लिख रहे हैं, सही लिखा हमने तो क्या होगा फिर, कैथोड होगा ना, तो क्यों लिखे एनोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, मूव टुवर्ड्स कैथोड, while the anions move towards anode. समझे क्या, मूव टुवर्ड्स एनोड। अब कौन डिस्चार्ज होगा वो कैसे पता लगाएंगे अपन, उसके लिए एक लाइन लिखना, which of these two ions get actually discharged, which of these two ions gets actually discharged depends upon
फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट their relative discharge potentials, their relative discharge potential, their relative discharge potentials. डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है कि डिस्चार्ज होने के लिए उस आयन को कितना पोटेंशियल चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक होगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे Mg2 पॉजिटिव को जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, बट Na पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा ना, तो Na जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब इन दोनों में क्या था, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में H क्यों चला गया पहले, जब तो दोनों का 1 पॉजिटिव था ना। अब ये समझो कि H हाइड्रोजन है which is both electropositive as well as electronegative element। आप इसको मेटल नॉन मेटल दोनों कैटेगरी में डालते हो ना। ये H पॉजिटिव भी बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड भी बनाता है। आपने पढ़ा था 11th में कि आज भी H की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कंट्रोवर्शियल है। आपने फर्स्ट में बैठा जरूर दिया उसको, पर वो 17वें जैसा भी है। 17वें जैसा मतलब हैलोजन जैसा भी है, क्योंकि जैसे हैलोजन Cl2 F2 Br2 बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। जैसे उनकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। दे बिहेव लाइक हैलोजन्स, कौन, हाइड्रोजन। एंड आल्सो इट हैज गॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स। इसलिए कंफ्यूजन था कि उनको 1 में रखे कि 17वें ग्रुप में रखे, तो 1 में रख दिया, ठीक है। बट उनके पास थोड़ा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना। Na तो प्योर मेटल है, Na पॉजिटिव तो प्योर मेटल है, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, ना कि रिड्यूस होने की। टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की, ना कि रिड्यूस होने की। अब देखो अकेला था तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उसको जाना ही था कैथोड के पास। कौन, सोडियम के पास। सोडियम जब तक अकेला था उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो तो अट्रैक्ट होकर चला गया कैथोड के पास, और वहां गया तो उसको यहां से आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन दिखा, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Na बन के चिपक गया, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। बट अभी तो ऑप्शन है ना, H पॉजिटिव जल्दी रिड्यूस होने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू सोडियम। ये हमें पता है नॉन मेटल्स have the tendency to gain electrons, है ना, और reduce हो जाएंगे। वही metals की टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन, एंड दे ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे अब सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की सोडियम आयन से ज्यादा है। Am I clear? तो इसी को अपन कहते हैं कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ना, जिसको कम पोटेंशियल में ही डिस्चार्ज होना है, हो जा रहा है, तो वो पहले हो जाएगा डिस्चार्ज। जिसको ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है वो बैठा रह जाएगा, वो कम में ही काम करके अपना चालू हो गया डिस्चार्ज होना। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ना, इट गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट, या उसका ही डिस्चार्ज होता है, दूसरा का फिर डिस्चार्ज नहीं होता, वो यहीं पे रह जाता है। फिर Na पॉजिटिव यहीं रह जाएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव रह जाएगा, और इन दोनों कहलाएंगे स्पेक्टेटर आयंस। क्या कहलाते हैं ये दोनों? स्पेक्टेटर मतलब क्या होता है, बैठ के देखेगा अब क्या कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर आयंस आपस में कंबाइन करके वो NaOH बना लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन, पहला क्या लिखा आपने, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल। एंड सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड एक और एक फैक्टर होता है, डिपेंड करता है जिसपे कि आपका कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या जाकर के डिस्चार्ज होगा। सेकेंड फैक्टर लिखना, sometimes on the material of electrode used, sometimes on the material of electrode used। आप इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना रहे हो ना, उस पर भी डिपेंड करता है। sometimes the material of the electrode used। जैसे देखो अगर आपने ग्राफाइट की इलेक्ट्रोड बनाई, ग्राफाइट की बना सकते हैं ना, ग्राफाइट तो कंडक्टर है, हमने भले ऊपर लिख दिया कि मेटल रॉड्स, क्योंकि हर मेटल कंडक्टर है, बट नॉन मेटल में भी तो ग्राफाइट एज अ कंडक्टर ना, याद है कि नहीं? ग्राफाइट एंड डायमंड आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड कैन नॉट। ये कुछ एक्सेप्शन था ना हमारा। फिर जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट अगेन डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, तो वो भी एक एक्सेप्शन ही हो गया। तो ग्राफाइट का एक्सेप्शन क्या कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये रॉड्स अगर हमने ग्राफाइट की ले ली या प्लैटिनम की ले ली, प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम सब इनर्ट है ना, दे डू नॉट रिएक्ट मच। तो इनर्ट वालों की ले लोगे ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो डूबे रहेंगे बस,
वो रिएक्ट नहीं करेगी। बट उसी की जगह अगर कॉपर ले लो यहाँ पे, तो कॉपर खुद भी डिसोसिएट होना स्टार्ट करेगा। कॉपर क्या करेगा, खुद कॉपर की इलेक्ट्रोड भी गलना चालू हो जाएगी अंदर, यानी कि कॉपर का ही आयन निकल के कॉपर 2 पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि खुद कॉपर का एनोड ऑक्सीडाइज होना चालू कर देगा। तो वो किसको अपने अंदर चिपकाएगा जब वो खुद ही धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? तब फिर यहाँ पे कोई रिएक्शन आउटर इलेक्ट्रोलाइट का नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या आने वाला है। कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो बस एक सरफेस बन के टंगी रहेगी कि आओ भाई चिपक जाओ, मैं तो वैसे भी इनर्ट हूं, तो मैं कैसे डिसॉल्व होंगी सॉल्यूशन में। बट अगर कोई पहले से ही रिएक्टिव टाइप का इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, तो वो भी आप अपना खुद क्या करेगा, डिसोसिएट होता रहेगा। ये अपन ने वहां देखा था जब आप क्लास 10 में मेटलर्जी पढ़ते थे, तो बहुत पढ़ा ना मेटलर्जी हमने। मेटलर्जी क्या होता था कि हम एक कंपाउंड से उसका मेटल एक्सट्रैक्ट करते थे, तो वहां पे हम कॉपर की इम्प्योर रॉड को प्योर बनाने की कोशिश करते थे। उसके लिए हम क्या करते थे, हम एक बीकर लेते थे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल के रखते थे इलेक्ट्रोलाइट, उसमें डिप करते थे 2 कॉपर की रॉड, दोनों कॉपर की रॉड थी, एक कॉपर की रॉड इम्प्योर वाली थी और दूसरे कॉपर की रॉड प्योर वाली थी। आइडिया ये था कि इम्प्योर रॉड गल के प्योर में जाके चिपकती जाए, यानी कि ये एनोड था, इसको हम क्या बनाते थे, एनोड, कॉपर का एनोड बना। तो अब कॉपर सल्फेट जो है ना, वो अपने आयंस में डिसोसिएट तो जरूर होगा, बट रिएक्शन कौन कर जाएगा, ये कॉपर, ये एनोड है, ये कैथोड है, यही कॉपर अपने आयंस लूज करके क्या बना देगा, कॉपर आयन, ये निकलते जाएगा बाहर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर खुद में एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो खुद डिसोसिएट होना चालू कर दे, ये बाहर के कॉपर को बैठने नहीं देगा अंदर, ये निकलना चालू हो गया, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर ये जो कॉपर आयन निकला यहां से, यही जाके यहां पे चिपकता जाएगा, जितना भी डस्ट इंप्यूरिटी है वो नीचे यहां कलेक्ट हो जाएगा, जिसको अपन एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि एनोड को तो साफ करना है ना। एनोड मेरा इम्प्योर कॉपर है जिसमें डस्ट भी है, इंप्यूरिटीज भी है, और कैथोड एक प्योर कॉपर का स्लैब था जिसमें ये वाला कॉपर निकल निकल के वहां चिपकता जा रहा है, इंप्यूरिटी नीचे जमती जा रही है। तो इस तरह से आपने एक पूरी रॉड में से प्योर कॉपर को निकाल के प्योर कॉपर में चिपकाते गए, तो धीरे धीरे ये रॉड पतली होती जाएगी और ये रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। यही तो हमारा काम था, हम एक इम्प्योर रॉड को प्योर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट किया इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइट गला ना, इसने अपने अंदर किसी को आके चिपकने नहीं दिया, ये खुद डिसोसिएट होना चालू हो गया, क्योंकि वो एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। वही अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की जगह प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ली होती, तो यहां पर आकर के आपके नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होते, चिपकते, समझ रहे, डिपॉजिट होते, बट ऐसा हुआ नहीं। समझ रहे क्या? तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड पे क्या बनने वाला है। समझ रहे क्या? तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं ना, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का लिया है, जो आपने रॉड टंगाई है वो किस मटेरियल की है। सेकेंड, आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, व्हाट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, एनोड में क्या बन रहा है और कैथोड में क्या बन रहा है। 4 चीजें अपन समझते हैं हर बारी। बाकी तो हमको पता है कि कंटेनर तो कंटेनर ही रहेगा, बाहर बैटरी भी वही रहेगी, वायर भी वही रहेंगे, तो 4 चीजें यही तो बच गई कि एनोड में क्या बना, कैथोड में क्या बना, यानी वहां रिएक्शन क्या हुआ, क्या बना मतलब रिएक्शन क्या हुआ। जब भी हम लिखते हैं ना, तो ये 4 चीजें जरूर मेंशन करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल की थी, जो हमने ली थी, इलेक्ट्रोलाइट हमने किसको बनाया, है ना, और एनोड में क्या बना, यानी कि एनोड में क्या रिएक्शन हुआ और कैथोड में क्या रिएक्शन हुआ। Am I clear? आपकी सब बैटरीज में भी यही 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे कार में बैटरी लगती है ना, कार में बैटरी लगती है ना, आपकी गाड़ियों में भी, वो 2 व्हीलर में भी बैटरी है, तभी तो आप सेल्फ स्टार्ट कर पा रहे हो। वो बैटरी डाउन हो जाती है तो सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता ना, फिर आपको बैटरी चेंज करानी होती है, या तो आप उसको क्या कराते हो, रिचार्ज कराते हो, मतलब हाँ रिचार्ज कराते हो, राइट। हाँ, वही लेड एसिड बैटरी होती है। क्या होती है वो, लेड एसिड बैटरी, जिसके अंदर एसिड इज द इलेक्ट्रोलाइट, लेड की इलेक्ट्रोड्स हैं, और एनोड कैथोड में क्या रिएक्शन होता है ये हमें लिखना होता है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी। लेड एसिड किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है,
इलेक्ट्रिक, क्योंकि उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो हमारी गाड़ी चालू हुई ना। तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल, मैंने आपको उस दिन ही कहा था ना लास्ट क्लास में कि हम डे टू डे लाइफ में जितने भी सेल यूज करते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल है ना। हमारे मोबाइल की बैटरी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हमारे रिस्ट वॉचेस की बैटरी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ रहे हैं। और जो पेंसिल सेल हम यूज करते हैं ड्राई सेल, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पे हम केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो पूरा इसका थ्योरी हो गया। नेक्स्ट क्लास में ना 4-5 एग्जांपल लेंगे कि अगर मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, फ्यूज्ड स्टेट में लिया, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, अगर उसी को मॉल्टन में लिया तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। जैसे आज हमने NaCl का एग्जांपल देखा ना, कि NaCl को फ्यूज्ड में लोगे तो आपको एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड में क्या मिलेगा, सोडियम। पर अगर आपने उसी को मॉल्टन स्टेट की जगह एक्वस फॉर्म में ले लिया, तो Na पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव जाके डिपॉजिट होगा, तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको कैथोड से, और यहां से आपको मिलेगी क्लोरीन गैस। तो फर्क हुआ ना प्रोडक्ट में, अब क्लोरीन दोनों जगह मिला, बट एक जगह आपको सोडियम मिल रहा था मॉल्टन वाले में, और एक्वस वाले में आपको हाइड्रोजन गैस मिली, तो प्रोडक्ट में फर्क हो गया ना। तो यही अपन ने आज एंड किया लाइन में कि प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का क्या होगा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल में, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो स्पेक्टेटर आयन बन जाएगा। और दूसरा, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का आपने लिया है उस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड्स में क्या बनेगा। ठीक है, तो एक बार इतना को रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ 4-5 एग्जांपल देखेंगे। चलो, थैंक यू जी।